Good afternoon, everybody. Myself, Ranveer Sindhav. I am a nursing tutor in Index Nursing College, Indore. Today about discussed in hyperemesis gravidium. हाइपरेमेसिस ग्रेविडियम क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे इसको आगे। हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपर मीन्स एक्सेसिव, एमेसिस मीन्स ओमिट, ग्रेविडेरम मीन्स प्रेगनेंसी। इंट्रोडक्शन है इसका ये। इसमें एकदम से जब प्रेगनेंसी के समय में वोमिटिंग वगैरह होने लगती है, उसी के बारे में इसमें समझाया गया है। इसमें नोजिया वोमिटिंग ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी आर स्पेशली कॉमन अंटिल अबाउट 16 वीक्स। मतलब नोजिया वोमिटिंग जो है ये मॉडरेट में जब प्रेगनेंसी के 16वें हफ्ते में जब रहता है तब इसमें होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम occurs when vomiting becomes intractable in early pregnancy and case fluid and electrolyte imbalance, nutritional deficiency. Women usually need to the hospitalized. तब हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम में जो अर्ली मतलब जल्दी प्रेगनेंसी वाला वो रहता है, फ्लूड के केस में हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस इसकी वजह से भी हो सकता है, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। इसमें जो वो वुमन रहती है प्रेग्नेंट, उसको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत बहुत जल्दी पड़ जाती है। डेफिनेशन: हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम is defined variable as vomiting sufficiently severe to produce weight loss, dehydration, acidosis, from starvation, alkalosis from loss of HCl in vomit and hypokalemia. हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम में हमें समझाया गया है कि जब यहाँ उसमें वोमिटिंग होने सफिशेंट वोमिटिंग जो चांसेस रहते हैं, उसमें जब वेट लॉस हो जाता है, डिहाइड्रेशन की वजह से हो जाता है, और जो एल्कोहल वगैरह जो यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से उसमें वोमिटिंग होने के चांसेस रहते हैं। सीवियर वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी, कॉजिंग deleterious affections mothers. Health such as a weight loss, dehydration, acidosis occurs from starvation. जैसा कि अभी हमने पहली डेफिनेशन में पढ़ा था कि इसमें जो सीवियर जब ज़्यादा वोमिटिंग होने के चांसेस रहते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में, तब ये इसमें पर्टिकुलर इन चीज़ों का ध्यान मतलब हो जाता है कि जैसे वेट लॉस हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, इन चीज़ों का जो गर्भवती महिला है उसको विशेष ध्यान रखना चाहिए। एंड दैट इज़ ए इटियोलॉजी। अब इसकी इटियोलॉजी हम समझते हैं। अननोन, मोर कॉमन में थ्रोम्बोब्लास्टिक डिसीज़ आ जाती है, मल्टीपल प्रेगनेंसी आ जाती है, न्यूलीपेरिटी आ जाती है, फीमेल फिटस आ जाती है, एज 30 ईयर, और उसके बाद में मेटरनल ओबेसिटी हो जाती है, स्मोकिंग आ जाती है, दोज हु हैड HEG इन प्रीवियस प्रेगनेंसी, और उसके बाद में आ जाता है हैज़ गॉट फैमिली हिस्ट्री। मतलब हमें जब उसकी एटियोलॉजी होती है तब हमें इन चीज़ों के बारे में देखें कि उसकी एज 30 ईयर से अबव है, उसकी ओबेसिटी देखनी है, या जो प्रेग्नेंट वूमन है वो कहीं स्मोकिंग वगैरह तो नहीं कर रही है। हमें इन चीज़ों को विशेषतर और उसकी फैमिली हिस्ट्री, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें करनी है। अब आ जाती है इसकी थ्योरीज। इसमें फर्स्ट इज़ अ हार्मोनल थ्योरी, जो पहली वो हार्मोनल थ्योरी है। एक्सेस ऑफ HEG एंड एस्ट्रोग्रेन वॉमिटिंग, इसमें आ जाता ट्रिगर सेंटर, प्रोगेस्टेरोन, एक्सेस स्प्रिंटर,
प्रोजेस्टेरोन में आ जाता है रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक रिटेंशन ऑफ गैस्ट्राइटिस फ्लो। अब इसमें इसकी जो दूसरी थ्योरी है वो साइकोजेनिक थ्योरी है। उसमें बताया जाता है कि इसमें इट प्रोबेबली एग्रीवेटेड नोजिया ट्रिगर न्यूरोजेनिक एलिमेंट्स समटाइम्स ट्रिगर। अब इसकी जो आती है अगली डाइटरी डेफिशिएंसी, तो इसमें जो बताते हैं हमें कि ड्यू टू लो CHO रिजर्व डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 B6 एंड प्रोटीन में भी इफेक्ट रेदर देन कोज। मतलब इसमें बहुत बार हमें बताया गया है कि इसमें विटामिन B1 B6 की और उसमें प्रोटीन की जो कमी और इनके इफेक्टिंग की वजह से इस चीज़ों को बहुत देखने को मिलता है इस केस में। इसमें अब अगली आ जाती है एलर्जिक और इम्यूनोलॉजिकल बेसिस पे जो आता है डिक्रीज गैस्ट्राइटिक मोटिलिटी हो जाती है। और अब इसकी पैथोलॉजी देखते हैं। यानी पैथोलॉजी लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन। अब उसके टाइप्स देख लेते हैं। HEG हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम, जिसके जो टाइप्स हैं उसमें एक अर्ली है और एक लेट है। तो अर्ली में वोमिटिंग थ्रू आउट डे, नो एविडेंस ऑफ डिहाइड्रेशन एंड स्टार्वेशन। मतलब जो वोमिटिंग थ्रू आउट जो प्रेगनेंसी के दिनों में वोमिटिंग होने वाली है उसमें कोई ऐसी संभावना नहीं रहती डिहाइड्रेशन और स्टार्वेशन की, उसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। और जो लेट है सेकंड टाइप, उसमें एविडेंस ऑफ डिहाइड्रेशन एंड स्टार्वेटिव प्रेजेंट। मतलब उसमें स्टार्वेटिव प्रेजेंट रहता है और उसमें एविडेंस भी, मतलब उसमें हम देख सकते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से ये चीज़ें हो रही है। अब हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या आ जाता है, सबसे पहले सिम्टम्स, कि उसको क्या सिम्टम्स हैं, आप कैसे पता करोगे कि इस वजह से क्या हो रहा है। एक्सरसाइज, तो इसमें फर्स्ट है एक्सरसाइज वोमिटिंग एंड रीचिंग डे एंड नाइट। वोमिटिंग इनिशियली वाटरी एंड बिलियस, वेट लॉस सीन। जिसमें ये जो पॉइंट है इसमें हमें जब इसमें लिखा है वोमिटिंग इनिशियली वाटरी एंड बिलियस, जिसमें वेट लॉस, जब वेट लॉस सीन इसमें होता है। और जो ओलिग्यूरिया, सेल्डोमेंटल सिम्टम्स, एपिगैस्ट्रिक पेन, जो दर्द हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन, इसमें जैसे कॉन्स्टिपेशन कब्ज वो होने की ज़्यादा संभावना रहती है। वाइटलिज्म, स्पिटिंग, फटीग और एनोरेक्स, ये मेनली इसके सिम्टम्स हैं जो हमें इसमें दिए गए हैं, दिखाए गए हैं। और अब इसके क्लिनिकल फीचर्स में साइन, उसके साइन हो जाते हैं डिहाइड्रेशन, मसल वेस्टिंग, वेट लॉस ना 5% ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी रहती है तो 5% वेट लॉस हो जाता है। इसके साइंस हैं टेकिकार्डिया, एंड देन इज नेक्स्ट इज पोस्टेरियल हाइपोटेंशन, ड्राई कोटेड टंग, जबान सूखने लग जाती है, सनकेन आइस, आँखें लाल जैसी होने लग जाती है, एसीटोन स्मेल इन ब्रीथ, सांस लेने में अलग स्मेल आती है। अब इसमें हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, तो इसमें पहली इन्वेस्टिगेशन है यूरिन एनालाइज कर सकते हैं, CBC भेजते हैं हम। इसमें लीवर फंक्शन टेस्ट LFT करवाते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है और ऑप्थेल्मोस्कोपी होती है। हम इसके लिए हम इन इन्वेस्टिगेशन को हमें विशेष ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें करवानी रहती है। अब हमारा अगला पॉइंट है इसका मैनेजमेंट। अब हम इसके मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, तो इसके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें हम हमारा मैनेजमेंट ये रहेगा कि हम टू कंट्रोल वोमिटिंग, हम जो वोमिटिंग हो रही है हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। दूसरा है टू करेक्ट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हुआ है उसको हम सही करने की वो देखेंगे। फिर उसमें अगला है मेटाबॉलिक जो डिस्टर्बेंस हुआ है हम उसे सही करेंगे। और उसके बाद अगला है टू प्रिवेंट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवियर वोमिटिंग। उसमें हम जो ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, जो सीवियर वोमिटिंग, ज़्यादा वोमिटिंग होने तो हम उस चीज़ों को प्रिवेंट करवाएंगे उनको। अब इसके हम जो मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे कि हम उसको मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या और क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या देना है क्या नहीं देते हैं। तो इसमें आ जाती कुछ जैसे ड्रग्स। पहले है इसमें हमारे पास एंटीमेटिक प्रोमिथाजिन, जो हमें 25 mg है, जो हमको IM, BD और TDS, मतलब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में आता है, जो हमको IM
BD और TDS देना है। BD मीन्स 2 दिन में 2 बार और TDS मतलब दिन में 3 बार। और अब इसमें अगली आ जाती है ट्राइफ्लोप्रोमाजिन, जो 10 mg में रहता है, उसको भी हमें IM देना पड़ता है। और जो मेटाक्लोप्रोमाइड रहता है वो भी 10 mg का रहता है, उसको भी हम IM दे सकते हैं। अब इसमें कुछ जैसे जो ड्रिप चलानी है हमें, तो उसमें हमें हाइड्रोकोर्टिसोन 100 mg IV देना है इन ड्रिप। वो भी जैसे 100 ml NS की बोतल में हमको इतना मिलाना है 100 mg के, उसका डोज कैलकुलेट करके हमको काम करना है। प्रेडनिसोलोन ओरली न्यूट्रिशनल सपोर्ट, हमें उसको न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी देना है। विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12 एंड विटामिन C, हमें इन चीज़ों को भी उसको देना है। अब हमको फ्लूइड कितना उसको फ्लूइड देना चाहिए, जो भी उसको 24 आवर्स में जो मैनेजमेंट के हिसाब से जो हमारा है मेडिकल मैनेजमेंट, उसमें हमको 3 लीटर 5% डेक्सट्रोज एंड RL इन्फ्यूज़न इन 24 आवर्स, हमें उसको 3 लीटर 5% डेक्सट्रोज और RL इन्फ्यूज़न हमको 24 आवर्स चलाना है। पोटेशियम सप्लीमेंट फ्लूइड, K+ पोटेशियम सप्लीमेंट फ्लूइड होता है, ये हमें ये भी देना है IV। अब इसमें आ जाता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। अब इसमें हम क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे, तो वो चीज़ें हमको देखनी है। तो इसमें है इनिशिएट मेजर टू एलिविएट नोजिया इंक्लूडिंग मेडिकेशन थेरेपी। इसमें हमें जो इनिशिएट जो हमें इसकी जो मेज़र हमें बताया गया है इनिशिएट, उसको हमें एलिवेट देख के करके नोजिया इंक्लूडिंग में मेडिकेशन थेरेपी हमको करना है। इफ अनसक्सेसफुली ऑन वेट लॉस एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस अकर्स, IV एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। और इसमें हमें जो वेट लॉस हुआ है उसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस भी जो हुआ है उसको हमें IV एडमिनिस्ट्रेशन करना है, कितना फ्लूइड जाना है, क्या जाना है, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट और टोटल पेरीनेट्रल न्यूट्रिशनल में भी नेसेसरी। जो हमें ये IV चलाना है, ये हमें पेरीनेट्रल न्यूट्रिशन के हिसाब से नेसेसरी ज़रूरी देना है। उसके बाद में हमें मॉनिटर लैब डाटा फॉर साइन ऑफ डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, हमें उसका जो लैब डाटा है उसको मॉनिटर करना है कि हमने को इतना IV लगा दिया है, और उसके जो डिहाइड्रेशन के साइन हैं उनको भी हमको मॉनिटर करना है। जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हुए हैं हमको उसका भी पूरा डाटा मॉनिटर करना है। अब हम मॉनिटर यूरिन फॉर कीटोन, अब हमारा जो एक मैनेजमेंट में नर्सिंग मैनेजमेंट में उसमें हमको और करना है कि जैसे मॉनिटर यूरिन फॉर कीटोन, हमको उसका जो यूरिन कीटोन टेस्ट होता है, जो ये चीज़ें हैं हमको उसको मॉनिटर करवाना है। उसकी जो हार्ट रेट है, फेटल एक्टिविटी है, फेटल ग्रोथ है, इनको हमको मॉनिटर करके रखना है कि हम उसको कितना मिल्स कितना क्या दे रहे हैं, सारी चीज़ें हमको उसमें कंप्लीट करना है। स्टोमक एंड ट्रिगिंग वोमिट, इनकरेज पेशेंट टू सिट अपराइट आफ्टर मील, जैसे हमने जो पेशेंट को जो वोमिट हो रहा है उसको कुछ खिलाया और IV दिया, उसके बाद में हमको उसको अच्छे से प्रॉपर अपराइट अच्छे से बैठाना है और रखना है। अब इसमें आ जाती है इसकी ऑब्स्टेट्रिक केयर, हम क्या ऑब्स्टेट्रिक केयर में हम क्या देते हैं, तो इसमें नो आ जाता है नो थेराप्यूटिक एब्जॉर्प्शन इज़ इंडिकेटेड इफ पेशेंट इम्प्रूव ऑन थेरेपी। थेराप्यूटिक एब्जॉर्प्शन इज सेल्डोम इंडिकेट ऑन वोमिटिंग। अब इसके जो पॉइंट में लेते हैं हम, जैसे वोमिटिंग डजंट एबोर्ट ऑन थेरेपी इफ देयर इज़ रिस्क ऑन कॉम्प्लिकेशन। तो ये हमें ऑब्स्टेट्रिक जो केयर होती है उसी के हिसाब से उसको प्रॉपर केयर देना है रहता है कि उसमें हमें जो थेराप्यूटिक नहीं है, जो नो थेराप्यूटिक एबॉर्शन में देखो हमको जैसे उसका एबॉर्शन नहीं होना है, क्या देखना है कि उसको इतनी ही मात्रा में दे कि उसको कुछ प्रॉब्लम ना आए। अब इसके जो कॉम्प्लिकेशन रहते हैं वो क्या रहते हैं, तो हम उसमें सबसे पहले देखेंगे कि हम डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाता है, रीनल फेलर हो जाता है, वर्निक्स एनसेफेलोपैथी हो जाता है, थियामिन डेफिशिएंसी। उसके बाद में विटामिन K की डेफिशिएंसी कमी हो जाती है, मैटरनल कोगुलोपैथी और फिटल इंट्राक्रैनियल हेमरेज। तो हमको उसके कॉम्प्लिकेशन को देखना है कि उसको क्या कॉम्प्लिकेशन है, उससे पूछना है कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, देखना है कि पानी की कमी हो रही है, कि किडनी में कुछ और समस्या आ रही है, कि उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो गया है,
विटामिन के की कमी है, ये उसके जो कॉम्प्लिकेशन है वो देखना है। उसके बाद में मेलोरी वेज टीयर्स हो जाता है। अब उसके बाद में कैरेक्टराइज्ड बाय द अपर गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग सेकेंडरी टू लॉन्गिट्यूडनल म्यूकोसल लेक्रेशंस एट द गैस्ट्रोस्पोगियल जंक्शन और गैस्ट्राइटिक कार्डिया। अब जो कुछ कुछ यहाँ पर इमेज हैं, हमको इससे देख के कुछ चीज़ें समझनी। मेलोरी वेज टीयर, ये जो यहाँ पर नीचे वाली इमेज में आप देख रहे हो, इसमें कुछ इसके जो इमेज हैं उसमें कुछ चीज़ें जो दिखाई गई है, समझाई गई हैं। अब इसके जो मैनेजमेंट ऑफ नोजिया एंड वोमिटिंग सिम्टम्स, अब इसके मैनेजमेंट नोजिया एंड वोमिटिंग के सिम्टम्स में हम क्या मैनेजमेंट करेंगे। तो अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ड्रिंक एंड ईट लिटल एंड ऑफ्टन, मील हाई इन CHO एंड लो इन फैट इज़ बेटर, कोल्ड मील्स रिड्यूस स्मेल रिलेटेड नोजिया, अवॉइड कैफीन एंड अल्कोहल एज दिस कैन एनहेंसर डिहाइड्रेशन। हम इसमें जो वो क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, उस हमें छोटी जो चीज़ें मात्रा में है वो करना है। उसके बाद में वो हाई मील में जो क्या भारी चीज़ें कुछ खा रहे हैं जो फैट बढ़ाते हैं, इन चीज़ों को उसके बाद में उनको ठंडी चीज़ें खाने पीने से रोकना है, जिससे कि जो नोज़िया में जो स्मेल आती है वो उससे वो कम हो जाए। और उनको अवॉइड मतलब कैफीन और अल्कोहल जो ड्रग्स वगैरह, अल्कोहल स्मोकिंग वगैरह रहती है उनको हमको करने से मना करना है, जिनकी वजह से उनको डिहाइड्रेशन ना हो। थैंक यू एवरीबॉडी।